मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। खरमास का अंत हुआ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक जिस तरह के झटके उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, मंगल बीजेपी का कैसे होगा, नोएडा में विकास का कामकाज क्या हुआ है और पूर्व मंत्री रहते हुए आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के हित के लिए लेकर आए थे। डॉक्टर महेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं आप। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और सबसे पहले मैं मुंह मीठा करा देती हूँ क्योंकि आजकल तो आप लोगों का मुंह बहुत कड़वा हुआ पड़ा है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। 11 और आपका दिया हुआ आज ये बहनों का बेटियों का आशीर्वाद जी हमारी पार्टी के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए और देश की जनता के लिए शुभकारक हो। हमारा देश, हमारी संस्कृति, बहन बेटियों की पहचान, मान सम्मान हम विश्वास करते हैं, उन देवियों की हम पूजा करते हैं, दुर्गा शक्ति की हम पूजा करते हैं। तो आज आपको भी नमस्कार। धन्यवाद सर। जॉय बाइट रिपोर्टर में आपका स्वागत करते हुए मेरा पहला सवाल यही है सर, ये झटके पे झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में क्यों लग रहा है? 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, 11 विधायक हो चुके हैं कुल अब तक। क्या हो गया बीजेपी को देखते ही देखते? अच्छे कौन लोग थे बताओ? आपके नेता थे, आप लोगों ने मंत्री बनाया, ये पार्टी में आए थे और मैं समझता हूँ इस वक्त इनका जाना पार्टी के सभी विशेष नेतृत्व ने कहा है उचित नहीं था। अगर इनकी कोई बात थी, जो विषय थे, अगर कोई मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो समय पर कहते, उसका निराकरण होता। अब ये अपने जिन भी कारणों से ये गए हैं, मैं समझता हूँ जब ये आए थे और अब जब जा रहे हैं तो उनका अपना इतिहास भी है, उनका भविष्य भी वो स्वयं देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक गंगा माँ है, जो आया है डुबकी लगा के फिर चला जाएगा, गंगा वहीं बनी रहेगी। पवित्र हो गए सारे पवित्र, ये भी पवित्र हो गए होंगे तो, और गंगा माँ को गंगा माँ ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ताबूत में आखिरी कील हम ठोकेंगे बीजेपी के, इस तरह के शब्दों का उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मैं इन संस्कारों में नहीं पला हूं कि मैं इस तरह के कोई शब्द इस्तेमाल करूं। ये उनके अपने संस्कार थे जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी पार्टी में 60 से ज्यादा ऐसे लोग रहे जो बाहर से आए थे और बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, जिनमें से 50 से ज्यादा लोगों ने जीत भी हासिल की थी। अभी तो 11 ही। आपको लग रहा है कि बाहर से आने वाले जो लोग थे, समय के साथ क्या बदलते माहौल को देखकर वो दूसरी जगह चले जाएंगे? राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वार्थ के कारण, लेकिन जो कैडर बेस्ड पार्टी के लोग होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संस्कारित होकर जो यहाँ पर आते हैं, उन लोगों की अगर हम बात करें तो वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ जिए हैं, पार्टी के साथ मरेंगे। राजनीतिक व्यवस्था में थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है। जितनी संख्या के दर से गए हैं, उतनी संख्या के कुछ ना कुछ आप पार्टी में हमारी में आ भी रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को अगर इतने बड़े बड़े नेता, जिनका क्षेत्रीय दलों में ही सही कम से कम एक प्रभाव है, वो अगर छोड़ने लगेंगे तो ऐसे सवाल उठेंगे कि ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है और ये जो मौसम वैज्ञानिक है अब उन्होंने इधर उधर जाना शुरू कर दिया है। देखिए, पहली बात तो ये वही लोग हैं जो किस पार्टियों से आए थे और अब जा रहे हैं। हमने इनका स्वागत किया। देखिए, हमें किस बात का डर है? हमें किस बात का? हमारी पार्टी जाति धर्म पर विश्वास ही नहीं करती। हमारी पार्टी किस धर्म का नेता, किस बिरादरी का नेता, किस जाति, हम सिर्फ हमारा एक ही धर्म है, राष्ट्रवाद। हमारा एक ही कार्य है, विकास। पंडित जी लोगों की टीम बनाई गई है, जेपी नड्डा साहब ने बुलाया था आप लोगों को, आप उसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप भी पंडित जी हैं, बड़ा ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश का। पंडित जी लोग नाराज चल रहे हैं, जो वोटर हैं, इस तरह का क्या संदेश है बाहर? देखिए, ये व्यवस्था मैंने नहीं बनाई, ये व्यवस्था मोदी जी, योगी जी ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था हजारों साल की व्यवस्था है और मुझे गर्व है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गौरव है मेरा ब्राह्मण समाज। लेकिन मैं ये ब्राह्मण समाज कभी किसी पर आतताई नहीं हुआ, अत्याचारी नहीं हुआ। ये समाज सबकी बात, सामाजिक समरसता की बात करता है। आप यहां से निकल जाइए, किसी भिखारी को 100 रुपए दे दीजिए, आप उसके प्राण पांव नहीं छूते, आप उससे सांत्वना रखते हैं, सिंपैथाइज करते हैं। एक ब्राह्मण के बच्चे को भी आकर जब वो संस्कार कराता है, जन्म पैदा होने से लेकर मृत्यु के वक्त तक, तो आम आदमी उसके पांव भी छूता है, सम्मान देता है। तो सम्मान है ब्राह्मण का जन्म से पैदा होते ही। तो आपको जो सम्मान 2014 में दिया गया था, 2019 की सरकार बनने के बाद फिर बढ़ा। 2014 के बाद सभी लोगों कहाँ बनाया गया फिर? देखिए, मंत्री बनना, मैं आपसे कड़वा सवाल पूछूं, जब पहली बार के सांसद को 4 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिया, जब 4 बार के 6 बार के सांसद वहां थे, तब क्या था?
तब क्या वो ब्राह्मण का सम्मान नहीं था? डॉक्टर हैं तो मीठी मीठी बातें करेंगे ही, जो भी मैं सवाल पूछूंगी उस पर आप मरहम या दवाई लगाने की कोशिश नहीं, करेंगे। कड़वी क्लोरोक्विन की गोली भी हम ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। और उस मलेरिया वाले का इलाज कड़वी क्लोरोक्विन की गोली से होता है। मीठी बातें कर लेना अलग है, लेकिन सही मर्ज डायग्नोस कर उसकी दवा सही समय पर दे देना और उस वायरस को और उस कीटाणु को और उस बीमारी को मार देना, ये भी डॉक्टर करना जानता है। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई उत्तर प्रदेश में कि 1989 के बाद यहां पर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना ही नहीं? देखिए, चूंकि बिना जातिवाद के उत्तर प्रदेश की राजनीति अधूरी होती है। जाति को देखकर टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण नेताओं को बुलाकर पूछा जाता है कि ब्राह्मण नाराज तो नहीं है। इसी वजह से मेरा ये सवाल है, 1947 के बाद से लेकर 1989 तक 6 मुख्यमंत्री यहां पर रहे, उसके बाद 31 सालों तक सूखा पड़ गया। ब्राह्मण चेहरों को इस तरह से नजरअंदाज आखिर क्यों किया गया उत्तर प्रदेश में? देखिए, इसे आप नजरअंदाज करना नहीं कहेंगे। राजनीतिक व्यवस्थाओं के तहत अब पहली बार जब हमारी 2014 में हमारी सरकार बनी, हमारे पास जितने ब्राह्मण चेहरे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, अनिल माधव दवे जी, मनोहर पारिकर जी, अनंत कुमार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये हमारी पार्टी के नेता थे, ये सब ब्राह्मण थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? आपके जहन में भी तो आता होगा ना, नोएडा से आप विधायक चुने गए 2012 में, उसके बाद आपका कद भी लगातार बढ़ता हुआ चला गया, तो ख्वाब तो संजो के रखते होंगे। ब्राह्मण वोटों की इतनी सियासत हो रही है। देखिए, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना, पहली बार के मैं धन्यवाद दूं अपने प्रधानमंत्री को, मुझे अपने 4 मंत्रालयों में अपनी सरकार में काम करने का, जिस सरकार ने वो झंडे गाड़े हैं। अपने क्षेत्र का वासियों का कर्ज मैंने उतारा है। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कोई सांसद, मैं प्रधानमंत्री जी की नहीं कहता, वो बहुत बड़े हैं, अपने क्षेत्र में लेकर आया हो। ये जेवर एयरपोर्ट, ये मैंने लड़ाई लड़ी थी उस वक्त। जेवर एयरपोर्ट की लड़ाई आपने लड़ी है? प्रदेश में सरकार हमारी नहीं थी। 2015 में हमारी सरकार 2017 में आई है, और दिल्ली के अंदर एनसीआर में दूसरा हवाई अड्डा, जब हमारी इकाओ एक संस्था वार्निंग दे चुकी थी कि दिल्ली का हवाई अड्डा 2023 तक इसका लोड नहीं कर पाएगा, तो आप समझिए उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने प्रार्थना करी, फिर विषय आया कि यह हवाई अड्डा जेवर जाए, भिवाड़ी जाए। हरियाणा में एक भी हवाई अड्डा नहीं था। मतलब जेवर हवाई अड्डा का पूरा श्रेय महेश शर्मा जी ले रहे हैं इस वक्त? मेरे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के बाद अगर तीसरा से किसी का है तो मेरा है। अच्छा जी, मैं पूरे दम ठोक कर, डंके की चोट पर, शत प्रतिशत उस लड़ाई के अगर इतिहास में आप जाएंगे तो ये हवाई अड्डा भिवाड़ी के लिए भी तय हो चुका था, राजस्थान के लिए। ये हवाई अड्डा हरियाणा के ने कहा था, दलील बड़ी अच्छी थी उनकी। अखिलेश जी तो कहते हैं कि हमारी देन है, ये लोग खाली कैची जीवी हैं, कैची चलाने का काम करते हैं। अखिलेश जी 20 सालों से एक ठंडे बस्ते में पड़ा था, मैं ही गया था अखिलेश जी के पास, सच है। क्या कहा था? मैंने उन्हें ये समझाया था कि आप अगर इस पर अंतिम कलम का आस लगा से तो ठीक है, वरना हवाई अड्डा तो बनना है। तो अब उस वक्त का जो समय था, उनकी सरकार बिल्कुल अंतिम समय में थी, तो उनकी ओर से कुछ मदद की गई थी? नहीं देखिए, उस वक्त के अंदर कागजी कार्रवाई, और वो जो दिल्ली सबसे पहले थी इसकी दिल्ली लेवल, वो तो अपनी फाइल क्लोज कर चुके थे। अखिलेश जी तो अपनी फाइल क्लोज कर चुके थे। अखिलेश जी भारत सरकार को लिख चुके थे कि अब हमें ये हवाई अड्डा यहाँ नहीं बनाना। वो आगरा ले जाना, वो आगरा के ले जाना चाहते थे। वो जो उनकी अपनी कर्म भूमि है, या जो भी कहिए उनकी फसल काटने का इलाका है, उसको वहां ले जाना। नोएडा में फसल तो आप भी काट रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जेवर हवाई अड्डे का मेरा स्वार्थ है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है कि वो हवाई अड्डे को मैं अपने कर्म भूमि में लाऊं। इतिहास के पन्नों में ऐसे लोग लिखे जाएंगे कि मैं सोच रहा था, मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गंगा को तो धरती पर आना था। श्रेय किसको मिला? भागीरथ को। भागीरथ कौन है? नरेंद्र मोदी। भागीरथ कौन है? योगी जी। भागीरथ कौन, हिस्सा कौन है? छोटा सा महेश शर्मा। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ जी, फायदा मिलेगा उसका? धर्म की धुरी पर फिर से बीजेपी का पताका फहराएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो अब अपने आप में एक ऐसे नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश में जहां से कहीं लड़े। गुजरात के पैदा हुए नरेंद्र मोदी, आज उन्हें मौका मिला, भगवान का काम करने का मौका अगर भगवान दे दे, तो भगवान से बड़े तो हम हैं नहीं, उसका काम करने का, उसका घर बनाने का, उसका मंदिर बनाने का मौका अगर भगवान दे दे, तो भगवान की इससे बड़ी कृपा का है। बाबा विश्व, काशी मेरी ससुराल है, बनारस। अच्छा। उस पर मैं जब जाता था, मैं 2.5 साल तक लगातार, जब हमारी सरकार नहीं बनी, 2015 से लेके 2017 में हमारी सरकार तक, तो मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं उनके कार्यालय में बैठता था, प्रधानमंत्री जी के में। वहां एक ही मांग थी लोगों की कि बाबा विश्वनाथ की दिव्यता और भव्यता, वो कॉरिडोर गोदोलिया के थ्रू जाने का रास्ता, और वो सब कष्टदायक था। आज वो कल्पना नहीं कर सकते आप उसकी,
किसी की सोच नहीं हो सकती जो जो धाम का उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने बाबा शिव की पूजा तो करी, बाबा केदार की पूजा करने का मौका भी बाबा को मिला। कोई कहते मैं भी सोच रहा था। और उसके बाद उन कर्मियों का, उन मजदूरों का जो काम करके जिन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम बनाया, उनके साथ बैठकर भोजन करना, उनके ऊपर पुष्प वर्चन करना, ये कल्पना किसी मानव की नहीं हो सकती, महामानव की हो सकती है। वो महामानव हमारे पास है, नरेंद्र मोदी। दलित पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप जितने भी मंत्री आपके गए हैं समाजवादी पार्टी में, वो सब आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की है इस पार्टी ने। मुझे अच्छा लगता अगर ये आप उसको 2 साल पहले लगाते हो। वो लोग बोल रहे हैं ना कि सुनवाई ही नहीं होती थी, अपनी बात लेकर जाओ, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगर हमारी पार्टी में कोई एक श्रोता है, एक श्रोता, वक्ता तो हो सकते हैं वो, मैंने कहा है, मैंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया मिलने का। मैंने कहा साहब मुझे 20 मिनट मिले। हाँ। तो जब मेरे 19 मिनट खत्म हो गए तो मैंने उनसे कहा साहब मैं चलूं, मेरा समय पूरा हो गया। उन्होंने नहीं अपनी बात पूरी करी, आपसे मुझे 15 मिनट मुझे और मिल गए। उस 35 मिनट में से 30 मिनट मैं बोला, 5 मिनट वो बोले, 3 मिनट 4 मिनट भी बोले। बल्कि सुनते हैं प्रधानमंत्री जी, ही इज अ कूल लिसनर, ही इज अ कूल लिसनर। बल्कि 4-4 घंटे की कैबिनेट की मीटिंगों में हम लोग कभी टेढ़ा करते हैं, कभी यूं करते हैं, कभी यूं करते हैं, न छींक आती न वो भगवान की दी हुई दैविक शक्ति है उनके पास, नरेंद्र मोदी के अंदर। और हम तो अपने मंत्रालय की बात सुनते थे। वो जब नहीं, आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर दैविक शक्ति है, सुनने की, काम करने की, ईश्वरीय, और भगवान ने उनको अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है। श्रोता होना, सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर महेश शर्मा जी से और भी सवाल जवाब होंगे, लेकिन गांव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और चुनाव आयोग ने जो सतर्कता बरतने के लिए अपील की है उसका ध्यान रखते हुए, पूरे कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अब लोगों के सवाल जवाब करते हैं। कुछ गांव के ही लोग हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। कामकाज हुआ है इस पूरे इलाके में? बहुत अच्छे काम किए डॉक्टर साहब ने। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया, एयरपोर्ट के लिए जेवर एयरपोर्ट जो बनाया है, वो डॉक्टर साहब की सबसे पहली मेहनत है इस क्षेत्र के लिए, और भारतवर्ष के अंदर सबसे पहला कदम डॉक्टर साहब ने उठाया है। कामकाज हुआ है आपके इलाके में? देखो जी, कामकाज इलाके में क्यों हुआ है, कामकाज तो पूरे भारत में हुआ है, और काम ही बोल रहा है, बोल रहा है कितना ही विपक्ष जोर लगा लो, भाजपा रुकने वाली नहीं है। बस एक डॉक्टर साहब से कहेंगे कि थोड़ा सा हमारे यहाँ कन्या पाठशाला के लिए एक हमने जमीन रिजर्व कर रखी है, प्रस्ताव करके उसके नाम कन्या इंटर कॉलेज के नाम कर दिया है। उसमें डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे। एक बार मैं डॉक्टर साहब को दे के भी आया था, इन्होंने भी लिख के भेज दिया कि उसमें कन्या इंटर कॉलेज बन जाए। क्या नाम है आपका? चमन प्रधान। चमन प्रधान जी चाहते हैं कि कन्या इंटर कॉलेज बन जाए, और बच्चियों को लुभाने के लिए तो मैराथन दौड़ करवा रही है कांग्रेस पार्टी भी। तो सबसे पहले उनकी मांग पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, मैं समझता हूँ प्रधान जी ने जो मांग नहीं, मैं उनके आदेश कहूंगा उन्हें, और बेटियों के लिए कहा है उन्हें, मैं धन्यवाद देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इनकी इस मांग पर बहुत तेजी से कार्रवाई कर हम यहाँ कन्या पाठशाला का योजना बनाएंगे। कन्या पाठशाला बन जाएगी। चलिए, ये कम से कम एक अच्छी खबर है बच्चियों के लिए। लेकिन मैराथन दौड़ कांग्रेस पार्टी करवा रही है बच्चियों की। हालांकि कोरोना की वजह से अभी रोक लग गई है, लेकिन लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और बड़ी तादाद में अभी जो टिकट जारी हुए हैं उसमें महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। आप लोगों की भी महिला वोटर रही हैं, महेश जी को भी पसंद करती हैं, योगी जी को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं के नाम पर बहुत वोट पड़े हैं उनके नाम पर। तो इस बार कांग्रेस पार्टी का ये जो समीकरण है वो डराता है आप लोगों को? देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक टिमटिमाता हुआ दिया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा उनका इतिहास। जिस पार्टी को 70 साल की आजादी में 60 साल प्रधानमंत्री उनके रहे हो, नाना उनके रहे हो, दादा नाना सब परिवार, पिताजी उनके रहे हो, अब कहने का मौका क्या बचा है? उत्तर प्रदेश में कहां देख रहे हैं कांग्रेस को आप? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, जहां से उनके इलाहाबाद, प्रयागराज, और कितने मौके मिले कांग्रेस को कुछ करने के लिए, आज आखिरी कड़ी के रूप में प्रियंका, हमारी बहन है, वहां पर पहुंची हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ नोएडा पर, जहां से आप सांसद हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है। जेआर एयरपोर्ट का आप मुद्दा गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं, लेकिन ना रजिस्ट्री हो रही है। 2010 में जिन लोगों ने अपने घर बुक करा के रखे हुए थे, उन लोगों को अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। लोग किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर हैं। पैसे इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं उनके।
तो इस संकट का समाधान कैसे होगा? देखिए, ये आपका दर्द जो आपने हमारे लोगों का उठाया है, ये बात सच है कि वो बेचारे किराया भी दे रहे हैं और मकान की किस्त भी दे रहे हैं, और वो उनमें से 90% लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। लेकिन सवाल ये कि दवा तो हम कर रहे हैं इसकी, हमने रेरा बनाया, उसके माध्यम से कुछ लोगों का समाधान भी निकाला। ये दर्द किसने दिया है? इस दर्द की जड़ में कौन है? दर्द की दवा के लिए ही तो आपको लेकर आया गया 2017 में। हम लोगों ने किया है काम, उसकी दिशा में हम आगे बढ़े हैं। काफी लाखों की संख्या में लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, लेकिन वो दर्द इतना, बीमारी इतनी दे दी गई थी गहरी, 10% के प्लॉट की कीमत देकर पोजेशन दे दिया गया, रिश्वत ले ली गई। फिक्स रेट था 6,000 रुपए मीटर, सबको पता था। अब 10% देकर बिल्डर उसके पैसे जमा नहीं करा रहा है। बिल्डर पैसे जमा नहीं कराएगा तो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही बेचारों की। अब वो दर्द इतना दिया हुआ था, अब हम उस बिल्डर को उठा के जेल में भेज दें तो उससे भी समाधान नहीं निकल रहा है। सवाल ये है, वो इतना बड़ा दिया हुआ दर्द है, उसका इलाज नहीं है, लेकिन हम उसे समाधान करना चाहते हैं। फिल्म सिटी का भी जिक्र कर दीजिए आप। अब आप समझ कामकाज लीजिए, हुआ वहां पर? नहीं हुआ अभी तक। फिल्म सिटी का आप लोगों ने सपना तो इतना दिखाया है कि फिल्मों का निर्माण होगा, यूपी के युवाओं को पिक्चर में काम करने का मौका मिलेगा, कुछ काम आगे बढ़ा या फिल्म नहीं सिटी बढ़ा का अभी तक? काम अभी मात्र 6 महीने पहले शुरू हुआ था। उसका कार्यक्रम पूरा हो गया, उसके लिए बिल्डर इनवाइट कर लिए गए हैं और फिल्म सिटी अब बनेगा और एयरपोर्ट से साथ लगते हुए बनेगा। चलिए, अब चलते चलते आखिरी सवाल, बीजेपी में अब की बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितने पार है? देखिए, पिछली बार से हम बेहतर स्थिति में हैं। महंगाई, मुफ्त राशन को देखिए, महंगाई किसके लिए? ओवरशेट कर देगी या फिर आपको लग रहा है? महंगाई किसके लिए थी? गरीब के लिए, किसान के लिए। उस गरीब किसान को हमने फ्री में भोजन दिया है, फ्री में खाना दिया, पूरे 1.5 साल तक दिया है। तो अब दिक्कत नहीं है इससे। कोरोना ने पूरे विश्व को हिलाया भाई, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ी है, सिर्फ भारत में नहीं बढ़ी। और भारत में तो फिर भी उसका असर कब से कम हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ कि साहब दाल नहीं मिली? क्या कभी ऐसा हुआ कि चीनी नहीं मिली? बफर स्टॉक हमारी सरकार ने योजना बनाई है और इमीडिएट रिएक्शन। आज अगर दाल की कमी महसूस होती है, 7 दिन में हम बफर स्टॉक से जारी कर देते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सरकार की संवेदनशीलता है, कार्यकुशलता है कि सरकार किस तरह से कार्यकुशलता से काम करती है। अब कार्यकुशलता तो डॉक्टर महेश शर्मा जी गिना रहे हैं, लेकिन इस कार्यकुशलता की बदौलत क्या 2017 वाला करिश्मा बीजेपी एक बार फिर से दोहरा पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मूंगफली रखी हुई है, गजक है, रेवड़ी है, गुड़ की बनी मिठाई है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, मौसम जब बदलता है तो बार बार लोग सलाह देते हैं कि इसको खाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अभी बीजेपी में एक के बाद एक नेताओं की जिस तरह की जाने का सिलसिला चल रहा है, ये बीमारी वो कैसे दूर कर पाती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा जी, आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, नोएडा आज तक।